मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण के सबसे पुराना ग्रंथ और वर्णमाला की जानकारी देने जा रहा हूं, जो भारत सरकार के मानक हिंदी से लिया गया है। बारी बारी से इस चैनल पर मैं हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे संधि, समास, लिंग, रस, छंद, अलंकार, इस सब की पूर्ण जानकारी दूंगा। इस समय मैं हिंदी व्याकरण के सबसे पुराना ग्रंथ और वर्णमाला के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, हिंदी व्याकरण के सबसे पुराना ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। इसके लेखक दामोदर पंडित जी है। उन्हें ही हिंदी व्याकरण के पिता माना जाता है। हिंदी व्याकरण के पिता किसे माना जाता है? तो दामोदर पंडित जी को, जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखे हुए हैं। ये जो है तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, यही है दामोदर पंडित जी, जिसे हिंदी व्याकरण के पिता कहा जाता है। यह जो ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह 12वीं सदी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 12वीं सदी में। इससे पहले मैं कुछ हिंदी की जानकारी दे दूं। हिंदी के आदि कवि सरह या सरहप्पा या सरहपाद को माना जाता है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था। उसने कुल 32 ग्रंथ लिखे हैं। 8वीं सदी में वे मौजूद थे। उन्होंने दोहा कोश की रचना किए हैं और दोहा कोश के लिए ही वे प्रसिद्ध हुए, जिसमें उसने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा के महत्व दिया है। चलिए अब वर्णमाला पर चलते हैं। वर्णमाला देखिए, पहले वर्ण किसको कहते हैं? यह जो है अभी जो 2020 में स्थिति की एग्जाम हुई है हिंदी के, उसमें वो पूछा था भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यह कई कंपटीशन में पूछ चुका है। वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 48 लेकिन कुल 52 वर्ण हैं। भारत सरकार के मानक हिंदी जो है वह वर्णों की संख्या 52 को लेती है। ठीक है। वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण हैं, जो इस प्रकार है: अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ तथा ओ। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 33 लेकिन कुल 35 व्यंजन वर्ण हैं। कुछ व्याकरण 41 व्यंजन वर्ण भी लेते हैं। मैं इन सभी तथ्यों को क्लियर करूंगा इस वीडियो में। देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, जिसमें कवर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ अंग आती है। स्पर्श व्यंजन, उस व्यंजन, अंतस्पर्श व्यंजन जो भी है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, सभी को परिभाषा को मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं वर्णमाला बता रहा हूँ। बाकी परिभाषाओं को अगले वीडियो में पूरा करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए आगे, चवर्ग। चवर्ग के अंतर्गत जो है च, छ, ज, झ यहाँ आती है। तवर्ग, तवर्ग जो है, तवर्ग के अंतर्गत देख लीजिए, तवर्ग के अंतर्गत हो गया त, ठ, द, ढ,
न। देखिए ये जो ध है इसके नीचे बिंदु नहीं है, इसके नीचे बिंदु नहीं है, इसके नीचे बिंदु नहीं होता है। और यह किसी भी शब्द के शुरू में लिखा जाता है, बीच या बाद में नहीं लिखा जाता है। जैसे ढक्कन, ढक्कन, देखिए ढक्कन में यही ढ लिखा गया है। इसी तरह के एक द्विगुण व्यंजन होता है अर, ये हो गया जिसमें नीचे बिंदु होता है, जिसमें नीचे बिंदु होता है, ठीक है, यह अर। जैसे देख लीजिए जनार, देखिए जनार, इसमें नीचे बिंदु होगा, नीचे बिंदु होगा। इसमें नीचे बिंदु होगा, इसको पढ़ेंगे जनार। इसी तरीके से होता है गाढ़ा, गाढ़ा। देखिए इसमें तवर्ग के अंतर्गत जो है बिंदु नीचे नहीं दीजिएगा, अगर बिंदु नीचे दे दीजिएगा तो यह अर्र हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, यह हो जाएगा अर्र। गाढ़ा, जनार, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। देखिए तो ये अर्र जो है द्विगुण व्यंजन है, ये कभी भी बादे में रहेगा नहीं तो बीच में रहेगा, ये शुरू में नहीं रहता है। शुरू में जब भी रहेगा तो ये ध रहेगा, ये ध, इसके नीचे बिंदु नहीं होता है। अब आप लोग ये अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब है तवर्ग, इसके अंतर्गत त, थ, द, ध, न आती है। पवर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म आती है। अब चलिए अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 होती है, य, र, ल, व। अब देखिए उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन भी 4 होती है, तलाप स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ठीक है। इस तरीके से मुख्यतः 33 व्यंजन बन हो गया, 25 स्पर्श, 4 अंतःस्थ और 4 उष्म। कितने हो गए? 33 व्यंजन बन हो गए। लेकिन भारत सरकार के मानक हिंदी जो है 35 व्यंजन मानती है। तो वो 2 व्यंजन कौन है? तो ये 2 व्यंजन यही द्विगुण व्यंजन है, जिसमें एक बड़ी र है और एक अर्ह है, एक अर्ह है जो गाढ़ा में होती है, सीतामढ़ी में होती है, यानी जो मतलब कि बीच में या बाद में लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता है। इसके बारे में पहले मैं व्याख्या कर चुका हूँ। तो द्विगुण व्यंजन समझ गए, द्विगुण व्यंजन है बड़ी र और अर, ठीक है। अंग्रेजी ग्रामर इस बड़ी रो को भी द मानती है, इसको भी द मानती है। तो दी से ही लिखता है इसे, जैसे सड़क, सड़क को लिखता है सड़क अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसे बड़ी र ही माना जाता है। लेकिन इसे इस द्विगुण व्यंजन को जो है अर माना जाता है। चलिए अब आगे चलता हूँ। तो इस तरीके से 35 व्यंजन जिसको भारत सरकार के मानक हिंदी मानती है, मैं बता दिया। अब जो है कि अगर ऐसे देखिएगा तो 11 स्वर्ण और 35 व्यंजन, तो मात्र 46 से पूरता है, 46 से पूर रहा है। तो बाकी 6 व्यंजन कहाँ हैं? तो देखिए बाकी 6 वर्ण की जानकारी दे देता हूँ। देखिए बाकी 6 वर्ण कहाँ पर है। इसमें 4 संयुक्त वर्ण है, 4 संयुक्त व्यंजन हैं।
छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा में मैं इस सबको तोड़ कर बता दूंगा किस किस से मिलता है, क्यों इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये 4 व्यंजन बन गया, तो 46 में 4 ऐड हो गया। अब देखिए 2 अयोग बा होता है, एक अनुस्वार होती है और एक विसर्ग। तो ये 2 जब ऐड होगा तो 52 वर्ण हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जो है कि 52 वर्ण हो जाती है। ठीक है, कुछ व्याकरण जो है 41 व्यंजन लेते हैं, तो उसमें जो है 35 जो भारत सरकार के मानक मैंने बताया हूँ उसमें इन चारों को जोड़ देता है। तो 35 चाल 39 हो गया। और 2 वर्ण जो है, मतलब 2 वर्ण वे लोग जो है आगत व्यंजन को ले लेता है, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से 52 वर्ण को मैंने क्लियर कर दिया। आगे मैं स्वर व्यंजन इन सब की परिभाषा को लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल बटन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।